हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक वैदिक सभ्यता, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जो हम जिस क्रम में इस एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें हम ये 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास के बाद ये जो वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक है, ये भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के बाद का जो समय है, उसी को उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में रखा गया है। और ये जो टाइम पीरियड है, ये 1000 BC से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है, वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, हमने देखा था कल कि ऋग्वैदिक काल जो था, उसमें यानी जो समाज का विभाजन है वो कर्म के आधार पर किया गया था। यानी कर्म के आधार पर समाज का विभाजन हुआ था ऋग्वैदिक काल में। और साथ ही साथ महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में। और अब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर उल्टा दिखाई पड़ेंगी। यानी जो भी सिस्टम है समाज का, वो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था। इसीलिए इसको वैदिक सभ्यता में अलग अलग पार्ट में बांटा गया, 2 अलग अलग पार्ट में बांटा गया। तो यहाँ पर यानी उत्तर वैदिक काल में जो समाज का विभाजन किया गया, वो कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर विभाजन किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। तो जन्म के आधार पर विभाजन का क्या मतलब है? यानी 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसको यानी उसके द्वारा ही यज्ञ, जितने भी जो यज्ञ कराए जाते हैं वो उसके द्वारा कराए जाएंगे। साथ ही साथ कोई यज्ञ है, कोई पूजा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसी के द्वारा ये सब कार्य कराए जाएंगे। और जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा उसके द्वारा युद्ध और राजपाट से जो संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो की जाएंगी। और जो वैश्य होगा उसके द्वारा व्यापार, और शूद्र के द्वारा तीनों की सेवा। तो इन 4 पार्ट में बांटा गया, यानी जन्म के आधार पर ही विभाजन किया गया समाज का। तो ये जो सिस्टम है, ये उतना अच्छा सिस्टम नहीं है जितना ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था, कर्म के आधार पर जो विभाजन है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी चली आ रही हैं, यानी मॉडर्न समय पर भी जो विभाजन है समाज का, वो जन्म के आधार पर ही किया जाता है। और ये उसी उत्तर वैदिक काल से ही प्रेरित है। बट आज क्या हुआ है, आरक्षण आदि आने से, यानी थोड़ा सा मॉडर्न टाइम आने में इन चीज़ों में सबको समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। यानी अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप यज्ञ पूजा पाठ नहीं करा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ युद्ध और राजपाट ही आपको संभालना होगा। तो ये जन्म के आधार पर विभाजन था उत्तर वैदिक काल में। अब देख लेते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी, यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है वो ऋग्वैदिक काल से ख़राब हो गई। यानी जो महिलाओं की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि कई सारी प्रथाएं यहाँ पर लागू की गई उत्तर वैदिक काल में। और जो महिलाओं का समान अधिकार मिला था पिता की संपत्ति में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ कई सारी जो उनको हम कुरीतियाँ कह लें या कोई प्रथाएं थी, वो यहाँ पर लागू की गई, जिनमें पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा, और उसके बाद बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह। तो ये सभी जो कुरीतियाँ हैं वो हमको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली। और फिर जब मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ेंगे, जब कई सारे आंदोलन चले, कई सारे समाज सुधारक आए, तो उनके द्वारा फिर इन प्रथाओं को, इन कुरीतियों को समाप्त किया गया समाज से। तो देखिए, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जौहर प्रथा और बाल विवाह, ये सारी जो प्रथाएं थी, इनसे क्या हुआ कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में अच्छी नहीं रही और वो पूरी तरीके से बिगड़ गई। तो इन प्रथाओं के कारण ही महिलाओं की ये जो कंडीशंस है वो हमको देखने को मिलती है। अब चलिए आगे देखते हैं। और फिर एक आश्रम व्यवस्था जो कि उत्तर वैदिक काल में लागू की गई, आश्रम व्यवस्था। तो इसमें क्या होता था कि जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जो उम्र थी वो 100 वर्ष की उम्र, यानी 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए उसको 4 पार्ट में, इस 100 वर्ष की उम्र को 4 पार्ट में बांटा गया था, जिसे ही आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसमें क्या था, 1 वर्ष से 25 वर्ष
की उम्र तक ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर 26 से 50 गृहस्थाश्रम, और फिर 51 से 75 साल तक वानप्रस्थाश्रम, और उसके बाद 76 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। तो देखिए 4 प्रकार की जो 4 पार्ट में इसको बांटा गया था इस आश्रम व्यवस्था को, इस 100 वर्ष की उम्र को। तो ये आपको 4 नाम याद रखने हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में। अब हम आगे देखते हैं कुछ उद्देश्य इस उत्तर वैदिक काल में हुआ करते थे, यानी जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उनका मुख्य उद्देश्य, यानी 4 पार्ट में उसको भी बांटा गया, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पार्ट में जो मानव के उद्देश्य थे उनको भी बांटा गया है, यानी धर्म, आपने जो आप धर्म मानते हैं उनका आपको पालन करना है, साथ ही साथ अर्थ यानी कि आपको जो आर्थिक जो धन कमाना है वो उद्देश्य था मानव का, उसके साथ ही साथ काम, शारीरिक सुखभोग, और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करना। ये जो 4 हैं ये उद्देश्य थे उत्तर वैदिक काल के लोगों को, कि हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ही प्राप्त करना है। और उसके बाद यज्ञ के प्रकार, तो कई प्रकार के यज्ञ उत्तर वैदिक काल में कराए जाते थे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं, जिनमें सबसे पहले आता है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था? तो राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ कराया जाता था उसे ही राजसूय यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद आता है अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता था साम्राज्य विस्तार के लिए। और आप इसके बारे में जानते भी होंगे अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि जो हमारी रामायण है, रामायण में राम के द्वारा भी एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसमें क्या होता है, इसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है जिसमें वो चुनौती लिखी होती है, और जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहीं तक उस राजा का जो साम्राज्य है वो विस्तार होता है। और अगर कोई उसको चुनौती देना चाहता है तो वो उस घोड़े को पकड़ लेता है, फिर उसको राजा के साथ युद्ध करना होता है। तो यही पूरा जो प्रोसेस होता है अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से ही किया जाता है। फिर आता है एक और यज्ञ जिसे कहते हैं वाजपेय यज्ञ, और ये किया जाता है मनोरंजन हेतु, यानी ये एक प्रकार की रथ दौड़ ही होती है, वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत जो आती। तो ये यज्ञ के प्रकार हो गए। अब हम आगे देखते हैं कुछ दर्शन थे इस उत्तर वैदिक काल में, जिनको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, उनको हम पढ़ेंगे। तो इनमें है सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। तो 3 प्रकार के दर्शन थे। तो सांख्य दर्शन के जो, यानी सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो कपिल मुनि, और उसके बाद योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, और फिर न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। और अब देखते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठ स्थापित की गई। तो वो कहाँ कहाँ पर है, क्या उनके नाम हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनमें है ज्योतिष पीठ, उसके बाद आती है गोवर्धन पीठ, और फिर है शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। तो ये जो 4 पीठ हैं ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी। जो ज्योतिष पीठ है ये बद्रीनाथ में है, और जो गोवर्धन पीठ है ये पुरी में स्थित है, और जो शारदा पीठ है ये द्वारका में, और श्रृंगेरी पीठ मैसूर में। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये 4 पीठ की स्थापना की गई, जिन्हें ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और ये इंडिया के चारों कोनों में, यानी उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में स्थित हैं ये चारों पीठ। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था हमारा उत्तर वैदिक काल का, जो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम कल की क्लास में जो हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी जो नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।